आतंकियों का हमला उनकी हताशा का हिस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश अब आतंकियों की नाकाम हो रही है। आवाम का साथ नहीं मिल रहा है, आतंकी ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं सेना के जवान। और आज ही हिंदुस्तान के जाबाजों ने लश्कर के टॉप कमांडर जुनैद मट्टू का काम तमाम कर दिया है। ढेर हो गया दहशत का सौदागर, मारा गया मौत बांटने वाला, हाफिज के गुर्गों का हो गया हिसाब, बुरहान और सब्जार के दोस्त का हो गया काम तमाम। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के जाबाजों ने लश्कर के टॉप कमांडर जुनैद मट्टू समेत 3 दहशतगर्दों को मुठभेड़ में मार गिराया है। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आतंकी जुनैद मट्टू और उसके दहशतगर्द साथी मार गिराए गए। साउथ कश्मीर के आर्मनी इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एक इनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर जुनैद मट्टू मारा गया। जुनैद की तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस को कई सालों से थी और जुनैद के सर पे काफी ज्यादा इनाम भी रखा गया था। अनंतनाग के अरावली गांव के मलिक मोहल्ले में आतंकियों के छिपे होने की खबर लगी तो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। चप्पे चप्पे को हिंदुस्तान के जाबाजों ने अपने शिकंजे में ले लिया। हाथों में हथियार लिए आतंकियों की तलाश शुरू हो गई। ये आतंकी एक घर में छिपे थे। दहशतगर्दों की इस टोली में लश्कर के 3 आतंकी शामिल थे, जिनमें लश्कर का पोस्टर बॉय जुनैद मट्टू भी था। मट्टू को सरेंडर कराने के लिए सुरक्षा बलों ने इंतजार किया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकियों को बचाने के लिए उनके पत्थरबाज यार भी इकट्ठे हो गए। सुरक्षा बल के जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, लेकिन जवानों का इरादा पक्का था और उनके पलटवार में आतंकी ढेर हो गए। तकरीबन 8 से 9 घंटे तक दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई। बाद में जिस घर में मिलिटेंट्स छुपे हुए थे उस घर को ही उड़ा दिया गया और ये कंफर्म कर दिया गया कि जुनैद मट्टू इस इनकाउंटर में मारा गया है। जुनैद मट्टू के साथ एक और मिलिटेंट भी इस इनकाउंटर में मारा गया। जुनैद मट्टू पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वो साल 2016 में पुलिस वाहन पर दिन दहाड़े किए गए हमले में भी शामिल था। इस हमले में 3 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। आतंकी बुरहान वानी और सब्जार को ढेर करने के बाद मट्टू को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जुनैद मट्टू को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हाल के दिनों में जुनैद मट्टू इकलौता आतंकी नहीं है जिसे ढेर किया गया हो। इस साल सुरक्षा बलों ने 43 आतंकियों को अब तक ढेर किया है। मौत का खेल खेलने वाले कई दहशतगर्द अब मौत के आगोश में हैं। आपको बताते 16 जून 2013 को आज यानी जुनैद मट्टू का दी एंड हुआ। लश्कर ए तैयबा का आतंकी 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को मार गिराया गया था, जिसके बाद से घाटी में तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन एक बड़ा कमांडर मार गिराया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के वसीम मल्ला को 7 अप्रैल 2016 को मौत की नींद सुला दिया गया था। मई 2016 में इशफाक हमीद हिजबुल मुजाहिदीन के एक और बड़े हैंडलर को मौत के घाट उतारा था सेना ने। वसीम अहमद शाह हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी जो है वो सेना के हत्थे चढ़ा था। अबू बकर लश्कर ए तैयबा का आतंकी 14 दिसंबर 2016 को आतंकी भेंट चढ़ा था। सब्जार अहमद जिसके बुरहान वानी के बाद जिसके हाथ में कमान थी, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया और 15 फरवरी 2017 को अबू साद मारा गया और अबू टंडा जो है 15 फरवरी 2017 को इसका काम तमाम हुआ। मुजफ्फर अहमद नाइकू जो है लश्कर ए तैयबा का, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये तमाम जो बड़े नाम हैं, हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर ए तैयबा हो, सबके आतंकियों को किस तरह से चुन चुन कर सेना ने अपना निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। और 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस में टाडा अदालत ने अबू सलेम को हत्या और आपराधिक साजिश समेत आधा दर्जन आरोपों में दोषी करार दिया है। अब 19 जून से दोषियों की सजा पर बहस शुरू होगी। सरकारी पक्ष का कहना है कि सलेम के लिए अधिकतम 25 साल की सजा की मांग की जाएगी। मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के 24 साल बाद हो रहा था इस महापाप के गुनहगारों का हिसाब। 250 से ज्यादा लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोगों को
जख्मी बनाने वाली दहशतगर्दी के पापियों की किताब जब मुंबई के स्पेशल टाडा कोर्ट में खुली तो एक के बाद एक गुनहगारों का नाम सामने आता गया। टाडा अदालत में हाजिर हुए अबू सलेम और मुस्तफा दोसा दोनों आतंक के ऐसे चेहरे हैं जिन पर 1993 धमाकों में सबसे संगीन धाराओं में दोष साबित हुए हैं। अदालत में ये आरोप साबित हुआ कि अबू सलेम ने मुंबई धमाकों के लिए हथियार और ग्रेनेड जमा किए थे। इसके अलावा अबू सलेम ने मुंबई में जगह जगह जाकर हथियार छिपाए और आतंक की साजिश रचने में जुटा रहा। इन आरोपों के साबित होने के बाद अदालत ने अबू सलेम को हत्या से लेकर आपराधिक साजिश तक के आरोप में दोषी करार दिया। अबू सलेम के अगेंस्ट सब और जो ये है 120B रेड विद ऑल सेक्शंस ऑलमोस्ट ऑल 302, 307, 121 सॉरी नॉट 121 201 ये सब ऑफेंसेस प्रूव हुए हैं ऐसे कोर्ट ने। अदालत की कार्रवाई में अबू सलेम के अलावा दूसरे बड़े मास्टरमाइंड मुस्तफा दोसा के खिलाफ भी संगीन धाराओं में आरोप साबित हुए हैं। मुस्तफा डोसा ने ये कंस्पायरेसी इनिशिएट की थी उसके घर पे, उसके भाई के घर पे दुबई में पहली कंस्पायरेसी मीटिंग हुई थी जहाँ पे दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और बाकी सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स आए हुए थे। वहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन हुआ है उसका रिवेंज लिया जाएगा और जो बम्बई में दंगे हुए थे उसका रिवेंज लिया जाएगा और उसके लिए जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन लगेगा हम यहाँ से भेजेंगे। वहाँ से कुछ यूथ को पाकिस्तान भेज के उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर बॉम्बे में उनको वापस भेज के दंगे कराएंगे। इन दोनों आरोपियों के अलावा मुंबई धमाके में शामिल बाकी के 4 आरोपियों के खिलाफ जो आरोप साबित हुए हैं उनमें ताहिर मर्चेंट के खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने और आतंकियों को पाक में ट्रेनिंग के लिए भेजने के अलावा दुबई में उनके रहने का इंतजाम करने का आरोप साबित हुआ है। दोषी करार दिया गया रियाज सिद्दीकी अबू सलेम को अपनी कार देकर RDX सप्लाई करने की साजिश में शामिल था। फिरोज खान मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने के अलावा धमाके की साजिश के लिए दुबई में होने वाली बैठक में शामिल था, जबकि करीमुल्लाह शेख पर विस्फोटक लाने और अपने दोस्त को पाक में आतंकी ट्रेनिंग दिलाने का आरोप साबित हुआ है। मुंबई की टाडा अदालत में अब 19 जून से इन दोषियों की सजा पर बहस शुरू होगी। 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों में अदालत ने अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना है। अबू सलेम पर आपराधिक षड्यंत्र और एक्सप्लोसिव एक्ट्स की धाराओं के आरोप साबित हो चुके हैं। पुर्तगाल से हुई प्रत्यार्पण संधि से अबू सलेम फांसी के तख्ते तक पहुंचने से तो बच जाए, लेकिन यह मुमकिन है कि उसे अपनी बची हुई जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे गुजारना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। सत्तारूढ़ एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव में इतने वोट नहीं है कि अपने बूते पर अपना उम्मीदवार जितवा सके। इसके लिए उसे विपक्षी दलों से भी आम सहमति लेनी होगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब इसकी कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। आज क्या रहा दिन भर मीटिंग का दौर और घटनाक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। रायसीना की रेस के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। सरकार और विपक्ष में राष्ट्रपति पद के लिए कौन चेहरा होगा, किसका नाम राष्ट्रपति के लिए सामने आएगा, इसके लिए मंथन और मुलाकात का दौर भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच बीजेपी नेता राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई नाम पेश नहीं किया गया। हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई नाम लेके आएंगे, एक या एक से ज्यादा नाम लेके आए, ताकि उन नामों पे कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी दल विचार कर पाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति पद पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। यहां भी वही बात सुनाई दी जो कांग्रेस नेता कह रहे थे। हमने सोचा सरकार की तरफ से अगर 2 सीनियर मंत्री लोग आ रहे हैं तो कोई प्रपोजल लेके आएंगे कि उनका क्या है सोच और किसके बारे में वो सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई नाम लेकर वो आए नहीं। वो सिर्फ आए ये कहते हुए कि हम चाहते हैं कि आप लोगों की समर्थन हो,
तो समर्थन तो एक व्यक्ति पे होगा ना। दरअसल विपक्ष की तरफ से आम सहमति वाला उम्मीदवार बनाए जाने की मांग हो रही है। विपक्ष की तरफ से इस काम की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के कंधों पर डाली जा चुकी है। उसी सिलसिले में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की। अब सवाल उठता है कि सत्ताधारी दल के पास ऐसा कौन नेता है जिसके नाम पर विपक्ष को तोड़कर समर्थन जुटाया जा सकता है। चरण की मीटिंग में कुछ हाथ नहीं लगा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब तक बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलती तब तक हम भी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम बीजेपी कोर ग्रुप और प्रधानमंत्री की बैठक के बाद ही तय किया जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए ने नए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान 23 जून को करने की बात कही है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात आम आदमी पार्टी की, जिस पर हर दिन नए आरोप लग रहे हैं और उसी भंवर में वो उलझती चली जा रही है। कल पीडब्ल्यूडी ने आप पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर सीबीआई पहुंच गई। मनीष सिसोदिया से टॉक टू ए के मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची। सिसोदिया पर टॉक टू ए के कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने साफ किया कि ये छापा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इस मामले पर सिसोदिया का बयान चाहती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से केंद्र की ओर से यह कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोपों से बचने वाली पार्टी जनता का पैसा फूंक रही है और घोटालों को बढ़ावा दे रही है। ये इस बात का बहुत साफ संकेत है कि केंद्र सरकार की मंशा एकमात्र है, विरोधी पार्टियों को खत्म करो, देश में विरोध में उठने वाली आवाज को खत्म करो। कोई भी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है उसको तंग करो, उसको परेशान करो, उसके काम में रोड़ा डालो और उत्पीड़न करके उनकी आवाज को दबा के सरकार को बर्खास्त करके अपनी तानाशाही इस देश के अंदर चलानी है। ये एकमात्र मकसद केंद्र सरकार का है। आप 95-98 लाख रुपए जनता का बगैर टेंडर के, बगैर किसी प्रक्रिया के एक व्यक्ति को, मिस्टर चेरियन जैसे लोगों को दे दोगे, उद्योगपतियों को, तो क्या तुम्हारा रिश्तेदार है वो? और किस आधार पर टॉक टू केजरीवाल के नाम से तुमने पैसा अलॉट किया था? हो सकता है जनता के पैसे को कम, टॉक टू केजरीवाल को कम पैसे में भी को कर सकते होते थे। तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से घोटाले किए जा रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो काम करना बीच में। टॉक टू केजरीवाल काम नहीं है। तो ये थी देश और दुनिया की हर अहम खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।